हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सीरीज क्लास सिक्स्थ से लेकर क्लास +2 तक के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर की हम सीरीज़ करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। इतना तो प्रॉमिस करता हूँ कि एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं इसमें से आपको 80-90% तक क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि ये बुक बाय बुक, चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज और लाइन बाय लाइन जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। मैं खुद से मतलब 7-8 साल हो गए मेरे को गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे कहना चाहूँगा कि इससे बेटर कुछ ही नहीं है। आपको भी पता है कि एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस क्या है आज के ज़माने में, आज के एग्ज़ाम के ट्रेंड को देखा जाए। चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 301 है, 301। अश्वघोष ने जब संस्कृत में लिखना शुरू किया था उस समय कौन सी बौद्ध ग्रंथ प्रचलित था? तो उस समय था महायान प्रचलित। अगला प्रश्न है, महायान की विशेषताएं क्या थी? इसका उत्तर है नंबर 1, बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी थी। पहले पीपल के पेड़ की मूर्ति दर्शाई जाती थी। 2, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया महायान। जहाँ पहले ज्ञान प्राप्ति पर लोग जंगल जाते थे, अब वे घर पर रहकर ही शिक्षा देने लगे थे। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे बोधिसत्व कहाँ फैल गया? इसका उत्तर है धीरे धीरे बोधिसत्व जो है मध्य एशिया, चाइना, जापान, कोरिया तक फैल गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रसार भारत में कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ पे? पश्चिमी और दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, भारत में कहाँ से बुद्ध की पेड़ के नीचे तपस्या करती हुई मूर्ति मिली है? तो ये मिली है सांची से बुद्ध की पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या करती हुई मूर्ति मिली है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की ज़्यादातर प्रतिमाएं किस घाट के पास बनाई गई थी? इसका उत्तर है पश्चिमी घाट के जो दर्रे थे उन दर्रों के पास बुद्ध की ज़्यादातर प्रतिमाएं कहाँ बनाई गई थी? पश्चिमी घाट के दर्रों के पास। बौद्ध धर्म कहाँ कहाँ फैला था? ये फैला था श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इस क्षेत्र में कहीं अधिक था। मतलब बौद्ध धर्म का जो थेरवाद रूप था वो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विख्यात था? तो यह था कार्ले गुफा जो महाराष्ट्र में है, वहाँ विख्यात था। कार्ले गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। फाइयान भारत कब आया था? फाइयान 1600 में भारत आया था। स्वयं तसांग या जिन्हें हेनसोंग भी कहते हैं, भारत कब आया था? 1400 में आया था। हेनसोंग कब आया था? 1400 में आया था। इत सिंह भारत कब आया था? इत सिंह भारत में 1350 में आया था। ये क्वेश्चन ना कई बार मैंने भी एग्ज़ाम में फेस किए हैं। ये मतलब मैच द फॉलोइंग में आपको दिए जाएंगे कि फाइयान कब आया था, हेनसोंग कब आया था, उसके आगे डेट दे दी जाएगी। इत सिंह कब आया था? 1350 में आया था। केरल में किनको कहा जाता था? ईसाइयों को। या मूवेंदार कहाँ पे फेमस थे? केरल में। अगला प्रश्न है, केरल के ईसाइयों को बेस्ट क्या कहा जाता था? उत्तर, सबसे पुराने ईसाइयों में से एक कहा जाता था केरल के ईसाइयों को। ये जो है 2300 वर्ष में जो है शक्तिशाली हुए, 2300 ईस्वी में शक्तिशाली हुए केरल के ईसाई। अगला प्रश्न है, थेरवाद बौद्ध धर्म कहाँ पर फैला था? थेरवाद जो बौद्ध धर्म का एक रूप था ये श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में फैला था। कहाँ पे? थेरवाद बौद्ध धर्म कहाँ पे फैला था? पहले तो ये थेरवाद किसका रूप है, ये क्वेश्चन में आ सकता है कि बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का। तो थेरवाद बौद्ध धर्म का एक रूप है जो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया में फैला। अगला प्रश्न है, रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? ये 7000 वर्ष पूर्व हुई थी। अगला लेसन नंबर 11 है, नए साम्राज्य और राज्य।
अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त किस वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजा था? गुप्त वंश का। समुद्रगुप्त का वर्णन इलाहाबाद की किस स्तंभ में मिलता है? अशोक स्तंभ में। समुद्रगुप्त का वर्णन इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ की रचना किसने की थी? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन द्वारा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन थे। यहाँ पे वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन कुछ और डाल सकता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी ब्राह्मण डाल सकता है या कुछ और डाल सकता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अगला प्रश्न है, हरिसेन किस नाम से विख्यात था? हरिसेन महादंडनायक या मुख्य न्यायाधिकारी के नाम से विख्यात था। हरिसेन का क्या नाम दिए जाते थे हरिसेन को? महादंडनायक या मुख्य न्यायाधिकारी। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ अभिलेख एक विशेष प्रकार का अभिलेख है, उसे क्या कहा जाता था? उसे प्रशस्ति कहते हैं। अशोक स्तंभ का जो अभिलेख है उसे प्रशस्ति कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। अगला प्रश्न है, हरिसेन के अनुसार 4 राजाओं की समुद्रगुप्त के प्रति नीतियां क्या थी? तो इसका उत्तर है, एक जो आर्यवर्त के 9 राजाओं मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग को हराया था समुद्रगुप्त ने। दूसरा, दक्षिणापथ के 12 राजा को हराया था, पूर्वी तट वाले स्थान को, जिसमें आंध्र प्रदेश और उड़ीसा थे। तीसरा, अन्य पड़ोसी उपहार लाते थे समुद्रगुप्त को, जैसे पश्चिमी नेपाल, असम और बंगाल से। चौथा है, ब्राह्मण शासक जैसे कुषाण, शक, श्रीलंका ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया था। देखिए, ये क्वेश्चन भी स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि आर्यवर्त के कितने राजा थे? 9 राजा। उसमें मथुरा और कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, ये सारे को हराया था। दक्षिणापथ के 12 राजा थे जिनमें पूर्वी तट वाले थे। दक्षिणापथ में 12 राजा थे, इनमें पूर्वी तट वाले आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले। और अन्य पड़ोसी उपहार लाते थे समुद्रगुप्त को, जैसे पश्चिमी नेपाल। यहाँ पे पूर्वी नेपाल डाल सकता है लेकिन नहीं, पश्चिमी नेपाल, असम, बंगाल। जैसे ब्राह्मण शासक, कुषाण, शक, श्रीलंका। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या था और वह किस वंश से थी? उत्तर, कुमार देवी। समुद्रगुप्त की माँ का नाम था कुमार देवी और वो लिच्छवी गण की थी। समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था? उत्तर, चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के पहले शासक थे। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त के पुत्र का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त के नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त वंश का संस्थापक था, उसका बेटा था समुद्रगुप्त, और उसके बाद समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय। दादा और पोता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय रखा गया था। अगला प्रश्न है, हमें किसकी प्रशस्ति से पता चलता है कि अंतिम शक शासक को समुद्रगुप्त के पुत्र ने हराया था? यह है चंद्रगुप्त द्वितीय प्रशस्ति। शक शासक को जो है समुद्रगुप्त के पुत्र ने हराया था, चंद्रगुप्त द्वितीय की प्रशस्ति से हमें पता चलता है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ये थे कालिदास और आर्यभट्ट। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कालिदास और आर्यभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में कौन सी पुस्तक लिखी? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। उन्होंने संस्कृत में कौन सी पुस्तक लिखी? हरिश्चरित। ये 1400 में लिखी थी। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? हर्षवर्धन के समय हुइन सॉन्ग आया था। ह से हर्ष रखना याद और ह से हुइन सॉन्ग रखना याद। आज का जो 349 क्वेश्चन है, हर्षवर्धन कहाँ के राजा बने थे? उत्तर है इसका, हर्षवर्धन अपने पिता के छोटे बेटे थे और हर्षवर्धन थानेश्वर के राजा बने थे। हर्षवर्धन कहाँ के राजा बने थे? थानेश्वर के राजा। और उनका बहनोई कन्नौज का राजा था। हर्षवर्धन का बहनोई जो है कन्नौज का राजा था, जिनको जब बंगाल के राजा ने मारा तो हर्षवर्धन ने बंगाल पर आक्रमण किया।
क्वेश्चन नंबर 350 है, हर्षवर्धन ने कौन सा एरिया जीता? हर्षवर्धन ने पूर्वी मगध और बंगाल जीता था। हर्षवर्धन ने कौन सा एरिया जीता? पूर्वी मगध और बंगाल। आज का लास्ट क्वेश्चन है 351, हर्षवर्धन जब दक्कन गया नर्मदा पार करके तो उन्हें किसने रोका था? इसका उत्तर है चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन जब दक्कन गया था तो नर्मदा को पार करके तो उससे किसने रोका था? हर्षवर्धन को रोका था चालुक्य, नरेश, पुलकेशिन द्वितीय। सो आज के इस सेशन में इतना ही। होपफुल ये वीडियो आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम में बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगी। और इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और आप 110% इन चीज़ों के ऊपर रिलाई कर सकते हो। जो भी मैंने चीज़ें बनाई है मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।